हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपके लिए सेट प्रैक्टिस यानी मैथ्स एंड रीजनिंग का सेट प्रैक्टिस। यानी आपको हम अच्छे ढंग से आपको सॉल्यूशन करवाएंगे और आपको ठीक ढंग से समझाएंगे। देखिए, हम एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 1 है उसका हम लाए हैं सेट प्रैक्टिस करने के लिए मैथ और रीजनिंग। आज हम आपको बताएंगे। देखिए, वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 1 यानी कि आपको उसमें 25 मैथ्स मिलेंगे और 50 रीजनिंग मिलेंगे। हम आपको डेली ये कंटिन्यू आपको हम ये सेट प्रैक्टिस करवाएंगे। दोस्तों देखिए, आज हम आपको मैथ बताने जा रहे हैं और आप देखिए कि आप अपना जो सेट है उससे आप मिलाइए। मैं यहाँ से पढ़कर क्वेश्चन पढ़कर मैं बनाऊंगा बोर्ड पे, आप लोग अपना सेट से आप लोग मिलाइए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है। देखिए, योग 80 है, योग 80 है कहने का मतलब है कि पांचों का योग है, 5 सम संख्या है उसका योग है। अब देखिए, इसका औसत यदि हम बनाएंगे तो औसत आ जाएगा 80/5 यानी 16 5 80 यानी 16 क्या आ जाएगा दोस्तों, आप कहोगे कि औसत आ जाएगा। अब देखिए, 5 क्रमागत है सम संख्या, तो 5 क्रमागत सम संख्या है। जब भी औसत होता है तो औसत बीच वाला मान जो होता है औसत होता है दोस्तों। अब देखिए, बीच है जो 16 है यानी बीच का पॉइंट 16 है, तो 5 क्रमागत सम संख्या तो यानी 2 इधर होना चाहिए, 2 इधर होना चाहिए, मगर सम संख्या होना चाहिए, क्रमागत होना चाहिए। तो इसके पीछे जस्ट सम संख्या आप कहोगे कि 14 और 2 16, इसके पीछे सम संख्या आप कहोगे 12, इसके आगे सम संख्या 16 और 2 18, इसके आगे सम संख्या 18 और 2 20 हो गया। 5 कंटिन्यू सम संख्या हो गया। तो आपको क्या करना पड़ा, आपको औसत निकालना पड़ा। अब देखिए, आपको कह रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या कहे तो 12 हो गया। यही कहता सबसे बड़ी सम संख्या तो इसमें 20 हो गया। यही कहता दोस्तों कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी में अंतर बताए तो 20 में से 12 गया यानी कि 8 होता, हाँ या नहीं दोस्तों। मगर आपका ये क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या यानी आपके अनुसार ये 12 इज राइट आंसर। अगला कह रहा है 8560 है, कह रहा है दोस्तों 8560 है। 8560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग कब बनेगा दोस्तों, जब हम इसको वर्गमूल निकालेंगे और इसको वर्गमूल निकालने के बाद जो संख्या शेष बच जाएगी उसको हम यदि इसमें से घटा देंगे तो वो संख्या घटाने के बाद जो बचेगी वो क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। हाँ या नहीं दोस्तों, हाँ या नहीं। अब देखिए, हम इसको वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए, वर्गमूल निकालते हैं तो यहां देखिए जोड़ा बैठा दिए। यहां देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, 9 9 81 यानी 9 मर्तबे लगा इधर जोड़ देंगे, यानी 9 मर्तबे लगाते 81 आया, हाँ या नहीं। अब देखिए, 5 में से 1 गया 4 हो गया और यहाँ 2 अंक निकाल उठा के रख दीजिए, हाँ या नहीं दोस्तों। अब देखिए, यदि 2 मर्तबे लगाते हैं तो 18 दूना 36 यानी 300 के आसपास प्लस जाएगा। 18 तिया 54, 3 मर्तबे तो 500 प्लस आएगा, यानी कि 460 है, 500 प्लस जा रहा है। आप यहाँ 2 मर्तबे लगाइए यानी 2 बार में, यानी कि 2 दूना क्या हो गया दोस्त, 4 हो गया और 18 दूनी क्या हो गया दोस्त, 36 हो गया। 2 मर्तबे लग गया। अब देखिए, 10 में से 4 गया 6, ई कितना हुआ 5, 15 में से 6 गया 9, ई कट गया। अब देखिए, यहाँ 2 2 4 हो गया, ये 18 यानी 184 और 184 हो गया दोस्त। यहाँ एक बार भी लगेगा तो 1841 लग जाएगा, 1841 बन जाएगा। और जबकि ये 96 है, यानी यदि हम दोस्त यही शेषफल जो 96 आया उसको हम क्या करेंगे, 8560 से घटा देंगे तो ये क्या कर जाएगा, 360 मरतबे। यही दो मरतबे 360 से पूरा क्या हो जाता,
कट जाता। समझ में आया दोस्तों? यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें 96 हम 8560 में घटाएंगे। तो वही पूछ रहा है कि कौन सी संख्या घटाई जाए, यानी हमें क्या घटाया जाए, यानी कि इसमें 96 घटाया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3√2। देखिए 3√2, यहां √3, फिर दिए हुआ है 3√4, फिर दिए हुए है 6√15। अब कह रहा है कि इसमें सबसे छोटी संख्या, अब देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो हम क्या करेंगे कि 3√2 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 1/3। अब √3 को हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 1/2। 3√4 को लिख सकते हैं 4 पर पावर 1/3। इसको भी लिख सकते हैं हम 15 पर पावर 1/6। हाँ या नहीं दोस्तों? अब क्या नियम है इसमें कि जितना भी बटा में जो हर का है सबका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम 3 2 3 6 का एलसीएम 12, और 12 से सब में गुना कर दीजिए। 12 से आप सब में गुना कर दीजिए। आप देखिए 6 दूना 12, 3 चौ 12, 2 छका 12, 3 चौ 12। अब 2 पर पावर 4 आ गया, यानी 2 का पावर 4 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 16 इसका मान आ गया। 3 पर पावर 6 का मतलब 3 तिया 9 तिया 27, यानी 27 तिया 81, यानी 81 अगुना 9, यानी कि 9 9 72, 729 आ गया। अब देखिए 729 आया दोस्तों। अब देखिए यहां क्या करेंगे, 4 पर पावर 4 यानी 4 चौ 16 और 16 ने 2 56 यानी कि 256। यहाँ 15 के स्क्वायर 15 गुना 15 200 कितना हो गया, 15 गुना 15 225। अब देखिए कौन सी संख्या है जो सबसे छोटा है, तो आप देख रहे हैं 16, और 16 किसका करता है इंडिकेट, यानी 3√2, यानी आपका जो सबसे छोटी संख्या होगा वो होगा 3√2 इज राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन 23 क्वेश्चन कह रहा है 0.57 और 7 पर क्या है, रेकरिंग है। कह रहा है सरलतम मान निम्नलिखित में से कौन है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन रहे तो देखिए क्या होता है कि जितना है उतना पहले लिख दो, लिख दिए। अब देखिए बटा लिख दो, ठीक है। जितना पर रेकरिंग है उतना 9 लिख दो, जितना पर नहीं है उतना 0 लिख दो। और एक बात और दोस्तों, जितना पर रेकरिंग, जौन सी संख्या पर रेकरिंग नहीं है ऊपर उतना ही संख्या क्या कर दो, घटा दो। हाँ या नहीं? तो अब ये हो गया 57 में से 5 गया तो 52/90, यानी आप कहोगे 26/45, यानी ऑप्शन में देखिए 26/45 आपका दिया हुआ है, यानी 26/45 इज राइट आंसर, यानी डी आंसर सही है। अब देखिए क्वेश्चन 24 कह रहा है दोस्तों a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c का मान क्या होगा। दोस्तों ये सब तो सिंपल सा चीज है, ये सब तो इजी है। देखिए जब 2 या 2 से अधिक पद आपस में बराबर रहे तो हम रेशियो बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, उलट देते हैं, तो रेशियो बन जाता है। यानी कि a/b/c का मान क्या हो जाएगा, आप उलट दो। 1/3 है तो 3 हो गया, और 1/4 है तो 4 हो गया, 1/7 है तो 7 हो गया। ये क्या हुआ, ए बी सी का क्या हो गया, रेशियो मालूम हो गया। अब देखिए बैठा दीजिए a + b + c, यानी कि 7 3 10 4 14 और 14/c यानी 7 दूनी 14 2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका आ गया बी इज राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों? 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 25 नंबर क्वेश्चन है 64 + 0.008 बटा क्या है 16 + 0.8 + 0.4। ये क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, पहली बात तो कोई नॉर्मल लड़का रहेगा, इसको जोड़ जाड़ करके बनाएगा, वो बनेगा ही बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, जोड़ ही तो है, जोड़ भागा तो है, इसमें जोड़ देगा, नीचे भी जोड़ देगा, भाग दे देगा। यदि अच्छा कैलकुलेशन है ठीक है, अच्छी बात है, मगर थोड़ा हम इसको आसान कैसे बनाएं। देखिए यहाँ 64 है, यहाँ 8 है, कहीं ना कहीं
क्या है, स्क्वायर तो है, स्क्वायर नहीं है तो क्यू तो जरूर है। अब देखिए ये देखिए स्क्वायर ये तो है मगर ये स्क्वायर नहीं है, क्यू पर काम बन जाता है। 64 के मतलब 4 के क्यू, हाँ या नहीं दोस्तों, प्लस 8 के मतलब कि 0.4 के क्यू, सॉरी 0.2 के क्यू, हाँ या नहीं दोस्तों, 2 दूना 4 दूना 8, हाँ या नहीं दोस्तों। अब बटा नीचे जो भी है वो लिख दीजिए, यानी कि 0.8 प्लस 0.4। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म बन गया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म क्या होता है, सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी यानी कि ए माइनस यानी 4 माइनस 0.2 इंटू ए स्क्वायर यानी 4 के स्क्वायर 16 प्लस ए बी यानी 4 दूना 8 यानी 0.8 प्लस बी स्क्वायर यानी 0.2 दूना 4, हाँ या नहीं दोस्तों, बटा जितना है जितना लिख दो, यानी 16 प्लस 0.8 प्लस 0 क्या हो गया दोस्तों, 0.4। अब देखिए ये तो दोनों सेम है, कट गया। अब देखिए 4 में से 0.2 गया तो आप कहोगे कि लिख देना दीजिए 3.8 लिख दीजिए, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 3.8। तो अब हम चलेंगे 26 में चलेंगे। 26 का रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए पर प्राप्त नई संख्या 13, 15, 18 से पूरी विभाजित हो जा। अब देखिए कह रहा है 13, 15, 18 से विभाजित हो जाए, मगर कब हो जाए, वैसी संख्या, यानी जो भी हमारा संख्या आएगा वो 15 प्लस आएगा और हम उसमें 15 घटाएंगे तो वो संख्या 13, 15, 18 से कट जाना चाहिए। यानी हम क्या करते हैं, 13, 15, 18 के एलसीएम ले लेंगे और उसमें 15 जोड़ देंगे तो वही संख्या हम प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 13, 15 और 18 के एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, तो 3 से कटेगा 13 रह गया, 3 पचे 15, 3 छक्का 18। अब देखिए 6 पचे 30, 30 या 90, यानी 90 आया और 90 गुना 13, अरे 90 गुना 13 नहीं आता है गुना करने, 90 गुना 13 गुना 9 तो आता है, 13 में 17 से 11 का प्रसाद एगो जीरो बैठा दो, हो गया कि नहीं। यानी कि 1170 वैसी संख्या है जो 13 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा, मगर ये बात नहीं कह रहा वैसी संख्या हमको बताइए जिसमें हम 15 घटा दे तो कट जाए 13, 15, 18 से। यानी कि यदि हम इसी में 15 जोड़ देते हैं, इसी में 15 जोड़ देते हैं, 5, 7, 1, 8, 1185, यानी अब वो संख्या प्राप्त हो गया 1185 कि हम यदि 15 घटाएंगे तो 13 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, यानी कि आपका राइट आंसर 1185, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घनाभ के विकर्ण एक घनाभ के विमाओं में 2, 3, 4 का अनुपात है। 2, 3, 4 का अनुपात का मतलब, कहने का मतलब कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विमा तो वही हुआ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। मान लिया कि लंबाई 2x है, चौड़ाई 3x है और ऊंचाई 4x है और उसका आयतन दिया हुआ है 3000 घन सेमी। यानी आयतन बराबर, यानी कि आयतन बराबर क्या होता है, घनाभ का आयतन LBH। LBH कहने का मतलब हमने माना 2XL और B को मान लिया 3x और गुना H को मान लिया 4x, यही तो है। इसमें यदि हम x का मान निकाल लेंगे तो हमारा जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का मान निकल जाएगा, हाँ या नहीं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ये 3 से 3 कट गया, यानी 3000 था तो 1000 गुना 3 तो हो सकता है, यानी 3 जब कट गया तो 1000 बच गया। अब देखिए यहां से काट दो भाई, 1000 को काट दो तो 500 दूना 1000 कट जाएगा, हाँ या नहीं। अब देखो भाई 5 गुना 100 तो इसको भी कर सकते हैं, तो यहाँ 4 से काट दो 25, 4, 100, यानी 25 मरतबे कट गया और यहाँ क्या बच गया, 25, 25 से यानी 125 बच गया। और देखिए x गुना x 3 बार x है, यानी क्या हो गया x क्यू, यानी x क्यू बराबर 125, तो x बराबर क्या हो गया 5 और x बराबर 5 आने का मतलब कि लंबाई हो गया 5 दूना 10, चौड़ाई हो गया 5 या 15, ऊंचाई हो गया 520।
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जानते हैं दोस्त कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी, यानी कि एल और बी, एल गुना बी यानी 15 दहा को 150 प्लस बी एच यानी 15 अदुना 30 यानी 300 प्लस बी एच यानी एल एच यानी 20 गुना 10 यानी 200। अब देखिए 300 और 200 500 5 150 यानी 5 1 6 650 और 650 गुना 2 यानी 6 दूनी 12 1 1300। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। कह रहा है एक पाइप 125 सेंटीमीटर लंबा है। दोस्तों एक पाइप है 125 मान लिया जाए यहां से यहां दूरी 125 सेंटीमीटर है, हाँ या नहीं दोस्तों। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि उसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या क्रमशः 3 और 4, यानी आंतरिक त्रिज्या का मतलब पाइप ऐसा होगा, यानी यहां से यहां 3 है 3 सेंटीमीटर, और बाह्य त्रिज्या यानी कि यहां से यहां 4 है 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दोस्तों जब हम बेलन पढ़ाते थे तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। आर क्या हुआ, त्रिज्या हुआ, यहां 2 त्रिज्या हुआ, तो 2 त्रिज्याएं दिया हुआ है तो R1 प्लस R2 होगा, यानी कि 2 पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू H, हाँ या नहीं दोस्तों। अब देखिए R1 मान लो इसको और R2 मान लो इसको, उसमें क्या है, अब देखिए R1 इसको मान लीजिए और R2 क्या इसको मान लीजिए। अब देखिए 2 गुना 22/7 पाई का मान अगुना R1 की क्या होता, R1 क्या है 4, R2 क्या है 3, 4 3 7 अगुना H क्या है 125। अब देखिए ये 7 से ये 7 कट गया। अब देखिए 22 दूना 44। अब देखिए ऐसे भी देखिए दोस्तों क्या करेंगे 125 अगुना 2, 125 गुना 2 कितना हो गया 250, और 250 गुना ये 22 बच गया। अब 250 गुना 22 करेंगे यानी 250 और गुना 22 करेंगे यानी कि 25 गुना 22 कर लो तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 0 5 5, यानी इस पर एक और शून्य बैठा दो यानी कि 55 पर डबल शून्य, यानी आपका आंसर 5500 आ गया, हाँ या नहीं दोस्तों। यानी आपका आंसर सी इज राइट आंसर, यानी 5500 सेमी। चलिए आगे देखें दोस्त, 1 माइनस साइन 60 डिग्री, 1 माइनस साइन 60 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री, यही तो है। कह रहा है इसका मान क्या होगा। दोस्तों आपको इन त्रिकोणमिति के ये ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको मान याद रखना पड़ेगा। साइन 30 डिग्री, साइन 0, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कॉस 0, कॉस 30, 45, 90, tan 0, यानी कि त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होता है। 6 को आपको साइन कॉस tan कॉस सेक कॉट, यानी 6 को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मान याद करके रखना पड़ेगा, तब ये सब बनेगा। अन्यथा यदि मान नहीं याद है दोस्तों तो आप बेकार टाइम इस पे गवाइएगा। चलिए देखिए 1 माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 मान दे दिए, और कॉस 60 का मान होता है 1/2 दे दिए। अब देखिए यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 2 माइनस √3/2, अब बटा 1/2, ये देखिए ये 2 से 2 उड़ गया, यानी क्या बच गया 2 माइनस √3, यानी आपका आंसर 2 माइनस √3, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 मीटर ऊंचे मीनार के बाद, मान लिया 50 मीटर ऊंचा मीनार है, ये मीनार है 50 मीटर ऊंचा, 50 मीटर ऊंचा मीनार के पाद के मतलब पैर से 50 √3 मीटर दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, वहां से दोस्तों कह रहा है कि इसका उन्नयन कोण क्या हुआ। ये दूरी 50 √3 कह रहा है।
कह रहा है कि एक 50 मीटर लंबा मीनार है दोस्तों, 50 मीटर लंबा मीनार है और मीनार के पाद यानी पैर से 50√3 मीटर दूरी पर कोई एक बिंदु है। मान लिया ये बिंदु है, मान लिया बिंदु P है, मीनार की ऊंचाई A और B मान लो। तो बिंदु P से उन्नयन कोण कह रहा है कि इसका उन्नयन कोण क्या होगा, यानी मान लिया ये थीटा है, थीटा डिग्री का कोण है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। देखिए त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती है, उन 6 में से कोई एक लंब और आधार से संबंधित होगा। जैसे tan थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब क्या दिया हुआ है 50 और आधार क्या है 50√3। हाँ या नहीं दोस्तों, हाँ या नहीं। अब देखिए ये 50 से 50 कट गया तो बचा क्या, हाँ ये बच गया 1/√3। हाँ या नहीं दोस्तों। अब देखेंगे ये tan थीटा है, tan थीटा का मान 1/√3 किस में आता है, कितना डिग्री में आता है, यानी tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/√3, हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो हम √3 के जगह 1/√3 के जगह पर tan 30 डिग्री लिखा, यानी ये भी tan गया, ये भी tan गया, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी कि उन्नयन कोण इसका कितना है दोस्तों 30 डिग्री है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हाँ या नहीं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त है, एक वृत्त है दोस्तों, एक वृत्त है और इसका 2 जीवाएं हैं जो बाहर यानी किसी बिंदु P पर क्या कर रहा है, वो प्रतिच्छेदित कर रहा है। यानी कि बाहर कोई बिंदु पर प्रतिच्छेदित P बिंदु पर कर रहा है, समझे। P कोई बिंदु है उस पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है। हाँ या नहीं। और दिया हुआ है ये D है, ये C है और ये A है और ये B है। इसका मान दिए हुए है 5 सेंटीमीटर, इसका 10 सेंटीमीटर और इसका दिए हुए है 3 सेंटीमीटर। तो कहता है कि ये वाट है। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए जब कोई वृत्त है और वृत्त की 2 जीवाएं प्रतिच्छेदित करें, प्रतिच्छेदित करने का मतलब है कि वृत्त के अंदर भी प्रतिच्छेदित कर सकता है दोनों जीवा और वृत्त के बाहर भी कर सकता है। वृत्त के बाहर तो ये है। तो देखिए ये एक थ्योरम है। देखिए जब इस प्रकार से हो तो क्या करेंगे कि PD गुना PC, यानी PD गुना PC बराबर होता है PA गुना PB। ये थ्योरम है दोस्तों, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा। अब देखिए PD यानी P से लेकर D तक, तो इतना से इतना 5, इतना से इतना 10, यानी 10 5 15 हो गया। और गुना PC कितना है 5 है, बराबर PA दोस्तों यहां तो मालूम नहीं है, यानी A और B का पार्ट जो है ये मालूम नहीं है। तो मान लिया कि ये पार्ट x होगा, तो x प्लस यहां से यहां तो 3 है, यानी x प्लस 3 हो गया और गुना P और B तो मालूम है 3। हाँ या नहीं दोस्तों, बैठ गया, यानी इजी है। अब देखिए 3 से काट दीजिए, 3 5 15, 5 25, 25 में से 3 गया, यानी 22 3 25, यानी x का जो मान आया वो 22 आया और 22 कहने का मतलब यही आया 22। और इसी को तो पूछ रहा था, यानी आपका ऑप्शन नंबर, यानी आपका दोस्त ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हाँ या नहीं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 32 में क्या कह रहा है कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त है दोस्तों जिसका केंद्र बिंदु O है। फिर कह रहा है कि 32 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है तथा AOB वृत्त का व्यास है। मान लिया वृत्त का व्यास AOB, यानी A हो गया, O हो गया, B, ये वृत्त का व्यास है। अब कह रहा है दोस्तों कि कोण ABC 70 डिग्री है। कोण कब बनेगा, यानी 70 डिग्री ABC
यानी कि कहीं ना कहीं ये सी होगा, हाँ या नहीं। और ये कोण कह रहा है 70 डिग्री है, हाँ या नहीं। अब देखिए दोस्तों, तो कह रहा है कि कोण ए बराबर व्हाट, यही कह रहा है कि कोण निकालिए BAC बराबर क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, ये वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण है, और वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण यानी 90 डिग्री का होता है। समझ में आया दोस्तों, यानी कि ये कहीं ना कहीं दोस्तों 90 डिग्री का कोण है। जब ये 90 डिग्री का कोण है, वृत्त के व्यास द्वारा बनाया गया परिधि पर जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। यानी कि सी जब 90 डिग्री का हो गया और बी 70 डिग्री दिया हुआ है और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो देखिए 90 और 70 160, और 160 और कितना जोड़ दे कि ये भी कितना जोड़ दे हम कि 180 आवे, यानी कि हम 20 डिग्री जोड़ देंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ या नहीं। देखिए 90 और 70 160 और 20 180, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो ही होता है 180, और 180 आ ही गया, हाँ या नहीं दोस्तों। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर, यानी 20 आपका आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं कि x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तो सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। दोस्तों x संख्याओं का औसत y यानी x संख्याओं का योगफल आप कहोगे xy, और y संख्या का औसत x है तो y संख्या का योगफल भी होगा yx होगा, यानी xy कहो चाहे yx कहो तो बात तो बराबर है, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो 2xy हो जाएगा, हाँ या नहीं दोस्तों, हाँ या नहीं दोस्तों। अब कह रहा है कि सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, तो टोटल संख्या का योग इतना है, और योग में हम यदि टोटल संख्या से भाग दे देते हैं तो वो औसत होगा। पहला संख्या कितना था, पहला x संख्या था और दूसरा y संख्या था, यानी x प्लस y से हमने भाग दे दिया तो ये 2xy बटा x प्लस y क्या निकल गया, औसत निकल गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, हाँ या नहीं दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। 34 कह रहा है दोस्त कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ, तो कह रहा है कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों एक मतदान हो रहा था, तो देखिए यहाँ 100 आदमी मान लिया था, इसमें दो उम्मीदवार थे, पहला और दूसरा, यानी कि 2 उम्मीदवार था, तो पहला उम्मीदवार जो क्या किया कि जीतने वाला उम्मीदवार टोटल मत का 65% ले आया, यानी 100 का 65% यानी 65 नंबर, हाँ या नहीं दोस्तों। 100 का 65% यानी 65 वोट 100 में तो ले आया पहला उम्मीदवार, तो दूसरा उम्मीदवार कितना लाया होगा दोस्तों, आप कहोगे कि 100 माइनस 65 यानी 35 नंबर लाया होगा, यानी 35 वोट लाया होगा। अब देखिए कह रहा है कि पहला उम्मीदवार है जो 900 वोट से विजयी हुआ, अरे विजयी तो होगा ना, काहे कि 100 में से तो 65 यही ले आया था, यानी कितना से कितना अंतर है दोनों में, तो दोनों में आप कहोगे कि 30 का अंतर है, यहाँ 900 वोट से जीता था जबकि यहाँ 30 का अंतर है, तो कह रहा है कितना, तो कह रहा है दोस्तों कि कुल मतदाता की संख्या कितना था, कुल वोट कितना आदमी दिया था, तो हम तो कुल वोट कितना आदमी दिया था दोस्तों 100 आदमी, यहां से काट दीजिए 30 या 90 यानी 30 मरतबे कट गया। अब देखिए 30 गुना 100 कहने का मतलब यानी कि 3000, यानी टोटल मतदाता की संख्या कितना था दोस्तों 3000, यानी कि हमारा आंसर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 35 चलते हैं। 35 कह रहा बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। दोस्तों ऐसा जब क्वेश्चन आएगा, तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो हम ये पता कर लेंगे कि लोहा मिलाया जा रहा है या बालू मिलाया जा रहा है या और क्या मिलाया जा रहा है। जो मिलाया जा रहा है या जो निकाला जा रहा है उसकी मात्रा घटेगा या बढ़ेगा, ये तो फिक्स है, मगर जो दूसरा चीज
चीज है उसका मात्रा तो न घटेगा न बढ़ेगा, यानी कि इसमें बालू मिलाया जा रहा है तो लोहा की मात्रा सेम रहेगा, यानी कि लोहा हम बराबर करेंगे। यानी लोहा हम कैसे बराबर करेंगे दोनों तरफ, ये देखिए कह रहा है कि बालू और लोहा के 10 किलोग्राम मिश्रण था, यानी टोटल मिश्रण 10 केजी था, जिसमें कह रहा है कि 20% लोहा है। ये 10 केजी में यदि 20% लोहा है तो ये भी पता चल गया कि 10 केजी में 20% लोहा है तो कितना लोहा है, यानी कि लोहा का वैल्यू निकल गया, हाँ या नहीं दोस्तों। अब कह रहा कि उसमें कितना बालू मिलाया जाए, यानी कि टोटल जो 10 केजी है, 10 केजी में कितना बालू मिलाया जाए। मान लिया x केजी मिलाया गया होगा बालू, तो जो मिश्रण बना टोटल उसमें कह रहा है कि 10% लोहा हो जाए, यानी लोहा तो हमको निकालने हैं और इजी कर दिया, लोहे दे दिया। या यहाँ कह सकता है कि 90% उसमें बालू हो जाए, तो हम क्या करते कि 90% यदि बालू हो जाएगा तो लोहा कितना होगा, उसमें 10% लोहा रह जाएगा। तो हमें तो ये डायरेक्ट बोल के और इजी कर दिया क्वेश्चन को, हमने लिख दिया 10 प्लस x का 10% क्या हो गया, लोहा निकल गया। अब देखिए इधर भी लोहा इधर भी लोहा, लोहा लोहा क्या हो गया, बराबर हो गया। ये देखिए परसेंट से ये परसेंट कट गया, 10 दूना 20 कट गया। अब देखिए 10 गुना 2 यानी 10 दूनी 20, अब 20 में से इधर आया 10 यानी x बराबर क्या हो गया, 10 किलोग्राम। यानी कि जो मिलाया गया था वो कितना मिलाया गया था, बालू 10 किलोग्राम, यानी कि अपना जो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक घोड़े को 20,000 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है। अरे भाई एक घोड़ा को 20,000 रुपया में बेचा तो 25% का लाभ हुआ, यानी कि तो हम इसको क्रय मूल्य निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। 20,000 में बेचा दोस्तों, 20,000 में बेचा तो 25% का लाभ हुआ, यानी कि उसके अनुसार से 125 रुपया में बेचा होगा, तो गुना 100 करेंगे तो क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा, हाँ या नहीं। यानी कि ये जो निकल गया मेरे दोस्तों, ये टोटल ओवरऑल क्रय मूल्य निकल गया, यानी घोड़े का क्या क्रय मूल्य था ये निकल गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि 40% लाभ पर बेचा जाता है तो घोड़े कितने रुपया में बिकेगा, यानी अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए ये क्रय मूल्य देल है, क्रय मूल्य के तुलना क्रय मूल्य से हम कर देते हैं 100, और कह रहा है 40% लाभ पर बेचता है तो इसको 140 कर दो, हाँ या नहीं। अब देखिए ये शून्य से ये शून्य कट गया, 2 शून्य यानी 100 से 100 उड़ गया। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए यहां काटिए, आप कितना से काटिएगा, आप देखिए 25 से काटिए, 25 पचे 25 से, हाँ या नहीं। यहाँ 25 8 200, हाँ या नहीं, और बाकी बच गया 2 शून्य लिख देते हैं। अब देखिए यहां काटिए, 16 पचे 80 यानी 160 मरतबे कट गया, हाँ या नहीं दोस्तों। अब देखिए 160 गुना 40, अब 160 गुना 40 करना है। अरे भाई 160 गुना 40 नहीं आता है करने, 16 गुना 14 तो करने आता है। 16 गुना 14 यानी 16 गुना 10 कर दो तो 16 दांव को 160 और 16 64, यानी आप कहोगे 160 और 16 64 यानी जोड़ दो 4 अच्छो 12 के 2 1 1 2 यानी 200 कितना आ गया 24, 224 आया। मगर दोस्तों हम लोग गुना करने समय 16 और 14 ना किए थे, इस पर वाला भी एगो जीरो, इस पर वाला भी एगो जीरो, 2 गो जीरो यहां बैठा देंगे, यानी कि 22,400 रुपया में घोड़ा क्या होगा, 40% यदि लाभ लेगा तो 22,400 रुपये में घोड़ा बिकेगा, यानी घोड़ा का विक्रय मूल्य 22,400 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, हाँ या नहीं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 38 नंबर का रहा है, यदि किसी धन राशि का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया हो तो उसी धन राशि का उसी दर से उतने ही समय अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हम जानते हैं, यदि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाकर हम मूलधन ज्ञात कर लेते हैं और मूलधन से हमें समय वही है, रेट वही है, उसको भी हम ब्याज निकाल सकते हैं। यानी हमें मूलधन निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI बराबर हम क्या जानते हैं, P × 1 +
r/100 पर पावर t -1। ये क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है फॉर्मूला। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 510 रुपया दिया हुआ है, हाँ या नहीं दोस्तों? 510 रुपया और p नहीं मालूम है, मूलधन नहीं मालूम, यहाँ 1 प्लस, अब देखिए रेट 12.5% है, यानी 12%, 12.5 करने का मतलब 25 बटा क्या दोस्त 2, और गुना नीचे 100, अब पर पावर समय 2 वर्ष दिया हुआ है -1। अब देखिए 25 4 100 4 मरतबे कट गया। अब देखिए यहाँ क्या बचा? 1/8 बचा। 1/8 कहने का मतलब कि 1 प्लस 1/8, यानी कि हम ऐसे कर सकते हैं कि P इंटू यानी 8 है 1 9, एलसीएम लेंगे तो 9/8 पर पावर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्क्वायर हो जाएगा। जब पावर स्क्वायर होगा तो आप कहोगे कि 9 के स्क्वायर होगा 9 81, और 8 के स्क्वायर होगा 8 64 और -1 हो जाएगा, और इधर 510 रुपया, हाँ या नहीं दोस्तों? अब देखिए 81 में से 64 गया, एलसीएम लीजिएगा तो 17, यानी 510 बराबर P इंटू 17/64 हो गया, यानी 30 मरतबे, यानी P का मान आ जाएगा 4 या 12 के 2 बाकी हाथ में 1, छोटी 18 1 19, यानी कि मूलधन कितना आ गया हमारा? 1920 रुपया क्या आ गया दोस्तों? मूलधन आ गया। अब देखिए मूलधन मालूम हो गया, समय 2 वर्ष मालूम हो गया, समय 2 वर्ष मालूम हो गया, और देखिए रेट मालूम है 12.5%, हाँ या नहीं? तो हम ब्याज नहीं निकाल लेंगे, साधारण ब्याज, यानी ब्याज बराबर क्या होता दोस्तों? ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन, यानी मूलधन 1920, मूलधन गुने समय गुना रेट, यानी 25/2 लिख सकते हैं, बटा क्या होता है? 100 गुना, हाँ या नहीं? अब देखिए दोस्तों ये 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ देखिए 2 से काटिए, यहाँ देखिए 2 से काट दीजिए, 2 पचे यानी पचे, यहाँ से 2 से काट दीजिए, दोनों 9 18 2 6 12, यानी 96 पचे, 6 पचे 30 के 0, बाकी हाथ में 3 और 9 पचे 45 और 3 कितना हो गया? 48, यानी जो साधारण ब्याज होगा दोस्तों 480 रुपया होगा साधारण ब्याज, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों? 39 है। 39 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 8 घंटा में और बी उसी काम को 12 घंटा में, तो दोनों एक साथ काम करे तो कितना घंटा में पूरा करे? दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। जब इस प्रकार के रहे तो इफिशियंसी से अच्छा है कि दोनों को ऊपर गुना कर दो, अब बटा नीचे दोनों को जोड़ दो। इफिशियंसी से कम समय में बनेगा, इफिशियंसी निकालने से कम समय में बनेगा, यानी ए कर रहा है 8 दिन में और बी कर रहा है 12 दिन में, तो दोनों यानी 12 और 8 20, यानी कि आप कहोगे कि 4 5 6 और 3 6, यानी कि 8 3 24/5, यानी कि 5 6 20 और 4 24, यानी कि 4.4/5 आवर्स में क्या करेगा? ये काम दोनों मिलके कर लेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आ गया? ए इज राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों? चलिए अब हम चलते हैं 40 नंबर। 40 नंबर कह रहा है कि राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। 12 किलोमीटर यानी दोस्तों चाल दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। फिर कहता है यदि वह अपनी 5/6 चाल से चले, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो चलता है, मगर कह रहा है नहीं वो वैसा नहीं चले, अपनी चाल का 5/6 चाल से चले, यानी इसका चाल है 12 और 12 का 5/6 यानी कि 6 दूना 12 यानी 10, यानी कि अब 12 नहीं चले, अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, कह रहा है अपनी चाल का 5/6 चाल से चले, यानी 12 का 5/6 करोगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अब देखिए तो कह रहा है कि यहाँ
तो कह रहा है कि 20 मिनट देरी से पहुंचता है दोस्त। अब 20 मिनट देरी से पहुंचता है यानी समय की बात कर रहा है, तो हम लोग भी इससे समय निकालेंगे। देखिए दूरी तो सेम है, घर से दफ्तर या दफ्तर से घर दूरी सेम है, और जब दूरी सेम रहता है तो चाल का रेशियो है जो दोस्त समय में बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। यानी समय का रेशियो क्या हो जाएगा, काट दो 5 दूनी 10, यहां काट दो 6 दूना 12, यानी 5 दूनी 5:6 हो गया। यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये समय जो आया वो क्या में आ गया दोस्त, घंटा में आ गया। अब देखिए कह रहा है कि जब 12 किलोमीटर प्रति घंटा के जगह पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो उसे कहता है कि 20 मिनट लेट हो जाता है, 20 मिनट लेट हो जाता है, जबकि यहाँ 5 घंटा लगता है। उस 10 किलोमीटर से चलता है तो 6 घंटा लगता है, यानी 1 घंटा लेट हो गया। 1 घंटा कहने का मतलब कि 60 मिनट लेट हो गया, यानी लेट की तुलना लेट से हो गया और गुना। तो कह रहा है कि घर से दफ्तर की दूरी क्या है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल और गुना समय। चाल देल है 12 और समय देल है 5, चाहे यहां से गुना कर लो चाहे यहां से गुना कर लो, बात तो बराबर है। यहां देखो 12×5 = 60 या 10×6 = 60, दोनों दूरी सेम है तो दोनों का दूरी भी सेम आवेगा। यानी कि 60 से गुना कर लो, यानी 12×5 = 60 से गुना, यानी 60 से 60 गया। यानी कि घर से दफ्तर कितना किलोमीटर है जी, तो आप कहोगे कि 20 किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन रेशियो का है, कह रहा है A/B बराबर 2/3, A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर कह रहा है 4/5। यदि इसको हम निकाल दे A/B/C तो बात बन जाएगी, हाँ या नहीं। तो क्या जहां देखिए पहला पद जहां से लास्ट वहीं दूसरा स्टार्ट, तो इस प्रकार जब सेटिंग रहे तो क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, दोनों में गुना करेंगे, पहला इसमें फिर इसमें, यानी 4 दूना 8, 4 तिया 12 और सामने लास्ट का लास्ट से 5 तिया 15, यानी ABC यानी तीनों का रेशियो हमें क्या हो गया, मालूम हो गया। तो कह रहा है दोस्तों कि A प्लस बी करने का मतलब 12/20 और अनुपात, फिर कह रहा है कि B प्लस सी का मतलब 12 और 15 27, इसका रेशियो क्या होगा, तो इसको रेशियो होगा 20/27, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। समझ में आया दोस्त। चलते हैं 42 नंबर कह रहा है A प्लस बी 7 है और AB बराबर 12 है, तो A² प्लस B² का मान। दोस्तों देखिए A प्लस बी के होल स्क्वायर आप जानते होंगे, A प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे कि A² प्लस B² प्लस 2AB, हाँ या नहीं दोस्तों। देखिए A प्लस बी का मान दिए हुए है, A प्लस बी का मान दिए हुए है, कह रहा है 7 है, तो 7 के स्क्वायर तो 7 × 7 = 49 हो गया, बराबर A² प्लस B² के मान नहीं पूछ रहा है, इसको ऐसा ही छोड़ देंगे, प्लस 2 और AB का मान दिया हुआ है 12, तब 12 × 2 यानी 24। यदि ये 24 इधर चलावेगा तो A² प्लस B² के मान होगा, यानी 9 में से 4 गया 5 और 2 में से 2 गया 4 में से 2 गया 4 में से 2 गया 2, यानी कि A² प्लस B² का मान आ गया 25, यानी कि हमारे अनुसार इडुटेरिया के सेट के अनुसार ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है दोस्त कि x माइनस, कह रहा है दोस्त कि x माइनस 1/x बराबर 1/2, तो कह रहा है कि 4x² प्लस 4/x² इतना का मान क्या होगा। अब देखिए दोस्तों हमें इतना दिया हुआ है, इतना मान निकालना है। अब देखिए थोड़ा सा हम चालाकी कर लेंगे, यहाँ 4 कॉमा ले लेंगे, जब 4 हम कॉमा ले लेंगे तो बचेगा क्या, x² प्लस 1/x², यही तो बचेगा, हाँ या नहीं दोस्तों, हाँ या नहीं। अब इसको हम चालाकी करेंगे, ये x² है, यदि इसको भी स्क्वायर बना देंगे तो A² प्लस B² के फॉर्म में आ जाएगा, तो हम इसको 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो क्यों ना हम इसको स्क्वायर ही बना दे, यानी कि अब A²
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र क्या होता है, दो सूत्र होता है, एक माइनस में और एक प्लस में। तो हमें देखिए माइनस वाला का मान दिया हुआ है, इसीलिए हम माइनस वाला का यूज करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, क्या होता है दोस्तों, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, यानी कि एक्स माइनस 1/x के होल स्क्वायर, यह माइनस है तो अब प्लस होगा 2x बाई, यानी 2ab, ए है x है इंटू बी क्या है x/1/x है, हाँ या नहीं दोस्तों। ये देखिए x से x कट गया, बच गया 2। अब देखिए x माइनस 1/x के मान 1/2, यानी कि 1/2 देंगे इसका स्क्वायर तो 1/4 और 1/4 हो जाएगा और जोड़ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब देखिए 4 दूना 8 और 8 1 9, यानी कि 4 गुना 9/4 हो जाएगा, हाँ या नहीं दोस्तों। ये देखिए ये 4 से ये 4 कैंसिल, यानी कि 9 इज राइट आंसर, हाँ या नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी आंसर कितना होगा दोस्तों, इसका 9 होगा। चलिए आगे 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, आप 10वां में पढ़े होंगे और बहुत सारा पढ़े होंगे और बार बार पढ़े होंगे दोस्तों। यदि 10वां में नहीं पढ़े होंगे तो आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण आपको 10th क्लास में पूरी अच्छा तरह से पढ़ना है। देखिए दिया हुआ है समीकरण द्विघात का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है बी वेक्टर यानी विवेचक डी का मान निकालने कह रहा है। तो विवेचक डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, समझ में आया। जहां बी होता है एक्स का गुणांक, 4 तो है ये, ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक और सी जो होता है जो कांस्टेंट राशि दिया हुआ है वो होता है, यानी कि यहां देखिए बी स्क्वायर यानी बी कौन होगा, एक्स का गुणांक, यानी एक्स एक से गुना हुआ है तो एक के स्क्वायर कहो तो एक ही होगा, और माइनस 4 और गुना ए कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर कहने का मतलब कि एक से गुना हुआ है, यानी कि 4 गुना, और c का मान भी एक ही देंगे तो 4 गुना 1 करेंगे फिर 4 ही होगा, यानी कि 1 माइनस 4 यानी कि -3, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, -3 हो गया, यानी विवेचक d बराबर यानी -3 निकला। दोस्तों आपको 10वां में आप यदि द्विघात समीकरण पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा से पढ़ना है। इसका 2 मूल होता है अल्फा और बीटा, यानी कि मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, मूलों का योग कहे यानी अल्फा प्लस बीटा कहे, यानी मूलों का योग तो -b/a होता है और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। बहुत अच्छा से आप बहुत अच्छा से आप लोग 10वां में यदि पढ़े होंगे तो इसके बारे में पढ़े होंगे। और दोस्तों द्विघात समीकरण आप देखे होंगे कि रेलवे में एनटीपीसी में भी द्विघात समीकरण से क्वेश्चन आए थे, इसीलिए आपको हर तरह से आपको तैयारी करके जाना है द्विघात समीकरण के बारे में, और हर चैप्टर के बारे में हर एक्सरसाइज से आपको जाना है। और थोड़ा 10वां में द्विघात समीकरण हो गया और कुछ है उसको देख लेना बहुत जरूरी है दोस्तों, ताकि हमसे कुछ भी मिस्टेक ना हो। दोस्तों आज भर इतना ही, चूंकि ये क्वेश्चन नंबर 44 यानी आपका जो मैथ है दोस्तों पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों मैथ, यानी कि अब हम अगले दिन हम आपको रीजनिंग लेकर आएंगे दोस्तों, और रीजनिंग को 50 क्वेश्चन हम खत्म करेंगे इसी प्रकार। इसके साथ साथ आप ये जरूर पढ़े, जरूर मेहनत करें। चलिए दोस्तों आज भर इतना ही दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।